सभी छात्रों का मार्क्स ऑफ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और मैंने आपका समय बचाने के लिए डायरेक्ट मैं इन स्लाइड पर लिख देता हूं पहले ही, ताकि आपका समय बच सके और केवल आप यहाँ पे समझ सके। और जिनको अर्थशास्त्र अभी भी कठिन लगती हो वो भी धीरे धीरे करेंगे प्रयास तो उन्हें सरल लगने लगेगी। और वो कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो प्रयास करने से हर काम संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो आज की कक्षा की शुरुआत करें। कल हमने उपभोक्ता के बजट के बारे में चर्चा की थी और अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम उपभोक्ता का इष्टतम चयन पढ़ेंगे। उपभोक्ता का इष्टतम चयन किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर स्थित होता है। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां बजट रेखा किसी एक अंदिमान वक्र को स्पर्श करती है। जैसे कि एक रेखा चित्र बनाए अपन इस प्रकार का, तो इसमें यह है अंदिमान वक्र। और जब बहुत सारे अंदिमान वक्र को किसी रेखा चित्र पर बनाया जाता है तो वो अंदिमान मानचित्र कहलाता है। अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो अंदिमान वक्र बना रखे हैं ये 3, और जहां पर जिस अंदिमान वक्र पर ये बजट रेखा स्पर्श करती है वही उपभोक्ता का इष्टतम चयन है। आप समझ गए होंगे इस परिभाषा से। मतलब अगर सामान्य शब्दों में कहे तो जहां बजट रेखा या जिस अंदिमान वक्र को बजट रेखा स्पर्श करती है वह अंदिमान वक्र वही उपभोक्ता का इष्टतम चयन है या उपभोक्ता का इष्टतम बंडल है। ठीक है। तो अब इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो यह रेखा चित्र बना हुआ है, यहाँ पे 3 अंदिमान वक्र बने हुए हैं और यहाँ पे ये इस बीच वाले अंदिमान वक्र को यह रेखा चित्र स्पर्श कर रही है। तो यहाँ इस पॉइंट पर उपभोक्ता का इष्टतम चयन है x1 x2। यहाँ उपभोक्ता पूर्ण तरीके से संतुष्ट है। उपभोक्ता की पूरी आय इस बिंदु पर खर्च हो जाएगी और इसे ही उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करें मांग। तो मांग किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों, रुचियों एवं अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदना चाहता है और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। अर्थात वस्तु की मांग मतलब मांग से तात्पर्य है उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखता है, उसकी रुचियों को ध्यान में रखता है और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है, उसे मांग कहा जाता है। उसके बाद में मांग फलन की बात करें तो किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध मांग फलन कहलाता है। अर्थात अगर सामान्य बात करें तो सामान्य वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है, उसे मांग फलन कहते हैं। उसके बाद में बात करें मांग वक्र। तो मांग फलन को अगर मांग फलन का ग्राफीय चित्रण, अगर मांग फलन को किसी ग्राफ पर दर्शाया जाता है तो वह मांग वक्र कहलाएगा। और जैसे ये एक ग्राफ बना रखा है, इस पे ये है मांग वक्र है और यह कीमत और मात्रा के बीच में संबंध है, तो इसे मांग फलन कहेंगे। और जब इसे ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाएगा तो यह मांग वक्र कहलाएगा। और मांग फलन या मांग वक्र का एक सूत्र है x बराबर f और p कोष्टक p। ठीक है। अब एक बार और ध्यान से देख लेना, किसी को नहीं समझ में आया है तो। सबसे पहले मांग तो किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहेंगे। और मांग फलन किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध मांग फलन कहलाता है, या सामान्य शब्दों में कीमत और मात्रा में फलनात्मक संबंध पाया जाता है, उसे मांग फलन कहेंगे। अब मांग वक्र। तो मांग फलन का ग्राफीय चित्रण मांग वक्र कहलाएगा, या मांग फलन को किसी ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो वह मांग वक्र कहलाएगा। अगर मांग फलन का सूत्र पूछे तो x बराबर f कोष्टक p।
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। हम मांग फलन को उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक उदाहरण एक दे रखा है कि एक ऐसी स्थिति के संबंध में विचार करें जिसमें x के मूल्य बता रखे हैं 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं, और मान लें कि उसके अनुरूप y के मूल्य क्रमानुसार 10, 15, 18 और 20 है। यहाँ फलन y बराबर f(x) के द्वारा y और x के बीच संबंध है, जिसे इस तरह परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब, फलन हमने पहले भी देखा था, उसमें उदाहरण था कि मांग फलन जैसे x बराबर f और यहाँ पे था p, fp। तो यहाँ p की जगह हमने मान लिया x और x की जगह हमने मान लिया y। f फलन उधर उधर लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे f फलन दे रखा है, फलन के आगे यहाँ पे x मान लिया हमने, तो फर्स्ट स्टेज में x में क्या है 0 लिख दिया बराबर, और x की जगह y का मान लिखना है, तो y क्या है 10, y क्रमशः जो दे रखे हैं वो लिख दिए 10। दूसरी स्टेज में f फिर x का मान दूसरा क्या है 1 और y का मान 15, तो y का मान बराबर 15। तीसरे में x का मान 2 और y का मान 18, तो x का मान 2 और y का मान 18। चौथी बात करें तो x का मान 3 और y का मान 20, ये y का मान 20 लिख दिया। यह मांग फलन, इसको अब हम ग्राफ में प्रस्तुत करते हैं, ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के हिसाब से समझते हैं। तो एक ग्राफ बनाया हमने, इधर x इधर 0 लिख दिया, 2, 4, 6, 8 इधर गिनती लिख सकते हो, इधर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया। फर्स्ट स्टेज बात करें तो मांग फलन बनाना है हमें, तो फर्स्ट स्टेज में अगर x की बात करें तो x में फर्स्ट में क्या है, x में फर्स्ट में 0 है तो यहाँ 0, और y में फर्स्ट में क्या है, y में फर्स्ट है 10, तो यहाँ पे 10 देखा है, 0 और 10 पे यहाँ पॉइंट बना दिया। दूसरी बात करें f में कितना है, f में 1, f में कितना है, x में दूसरी स्टेज में x में कितना है 1, और y में कितना है, तो y में है 15, तो y में 15 पे दूसरा पॉइंट बना दिया। तीसरा इसी तरीके से x का 3 और इसका हो गया 18 पॉइंट बना दिया, और चौथा इसी हिसाब से, चौथी 4 और यहाँ पे 20। तो इस हिसाब से यह ग्राफीय प्रस्तुतिकरण या यह मांग वक्र इस प्रकार इस आकृति का बनेगा। आपको एक बार और समझ लीजिए जल्दी जल्दी उदाहरण की सहायता से, कि मतलब x के मान दे रखे हैं और y के मान दे रखे हैं, और हमें मांग फलन बनाना है, मांग वक्र बनाना है। तो हमें f बराबर यहाँ पे x का मान लिख देना है और यहाँ पे y का मान लिख देना है। हमें चारों इक्वेशन बना लेनी है, उसके बाद में हमें ग्राफ बना लेना है और ग्राफ पर इन चारों को फिल कर लेना है। तो इस प्रकार मांग वक्र बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं मांग वक्र, यहाँ यह मांग वक्र है। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। कर लिया नोट डाउन? तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। हम दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, उसको उत्पादन फलन की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एक दूसरी स्थिति के संबंध में विचार करें जिसमें x के मूल्य दे रखे हैं 0, 5, 10 और 20। x के मूल्य कितने दे रखे हैं, 0, 5, 10 और 20 हो सकते हैं, और मान लीजिए उसके अनुरूप y के मूल्य दे रखे हैं 100, 90, 70 और 40। x के मूल्य कितने दे रखे हैं, 0, 5, 10 और 20, जबकि y के कितने दे रखे हैं 100, 90, 70 और 40। यहाँ फलन y बराबर f(x) के द्वारा y और x के बीच संबंध है, जिसे इस तरह से परिभाषित किया गया है। f यहाँ पे x के मान लिखने हैं और यहाँ पे y के मान लिखने हैं। उत्पादन फलन का सूत्र क्या है, तो उत्पादन फलन का सूत्र है f p बराबर x। ये है उत्पादन फलन का सूत्र। यहाँ पे हमको x के मान लिखने हैं, जैसे कि p की जगह तो लिखना है x का मान, और इस x की जगह लिखना है हमें y का मान। जैसे इसको मतलब इधर ऐसे करें तो f p बराबर x, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात एक ही है। f यहाँ पे p की जगह तो हमने x का मान लिखना है और x की जगह y का मान लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, ये मैं साफ कर देता हूँ,
फर्स्ट स्टेज में बात करें तो x का मान क्या दे रखा है 0, पहले x का मान दे रखा है 0, यहाँ पे 0 लिखा, बराबर y का मान दे रखा है 100 तो 100 लिखा f। फिर सेकंड स्थिति में बात करें, दूसरी स्थिति में तो यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 लिखा, और y का मान दे रखा है 90 तो 90 लिखा। तीसरे में 10 दे रखा है तो 10 लिखा, और एक y का मान 76 दे रखा है 76 लिखा, और चौथे में x का मान 20 दे रखा है तो 20 लिखा, और y का मान दे रखा है 70 तो 70 लिखा। अब हमें इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, ग्राफीय प्रस्तुतिकरण देके हम तो यहाँ पे y दे देते हैं और यहाँ पे x। फर्स्ट स्टेज में बात करें तो 0 और 100, y कितना है 100 तो y 100, और x कितना है 0 तो x कितना है 0। दूसरी बात करें तो x कितना है 5, x 5, और y कितना है 90 तो y 90, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। और तीसरी बात करें तो x कितना है 10, x 10, और y कितना है 70 तो 70, यहाँ पे 70 के सामने पॉइंट लगा देंगे। चौथा x कितना है 20 और y कितना है 40 तो यहाँ पे 40। तो इस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा, यह ग्राफीय प्रस्तुतिकरण इस प्रकार का बनेगा, ग्राफ यूं ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करें। ये कुछ भी सवाल आ जाए तो उसका हमें ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करना हो तो इस प्रकार करेंगे। फर्स्ट स्टेज में ये x के मान दे रखे हैं और ये y के मान दे रखे हैं। x के मान 0, 5, 10 और 20, y के मान 100, 90, 70 और 40। हमें यहाँ पे f बराबर p की जगह सूत्र होता है f p बराबर x। p की जगह हमें x के मान लिखने हैं और x की जगह y के मान लिखने हैं। तो p की जगह फर्स्ट x के मान लिखेंगे 0 और y का मान 100, ये लिख देंगे। फिर दूसरी स्टेज में 5 यहाँ पे, और यहाँ पे y का मान 90, x का मान 10 और y का मान 70, x का मान 20 और y का मान 40। इस प्रकार फिर ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे। तो ये दूसरे उदाहरण की सहायता से हमने ग्राफीय प्रस्तुतिकरण या मांग वक्र को समझा है। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने सबसे पहले मांग, फिर मांग फलन, फिर मांग वक्र, और मांग फलन को ग्राफीय प्रस्तुतिकरण की सहायता से समझने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ तो कृपया आप भी समय निकाल कर क्लास लेवें, और नियमितता और निरंतरता के बेस पे चलेंगे तभी आपको कुछ न कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप निरंतर नहीं रहेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक दिन क्लास ले लेने से कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और सारी क्लासेस भी आप एक दिन में नहीं ले सकते हो। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक रिवीजन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जितनी बार आप दोहराओगे किसी भी चीज़ को उतना आपको अधिक फ़ायदा मिलेगा। आप सोचिए, आपका कोई मित्र है जो एक दिन में 10 किताबें पढ़ता है और आप एक किताब को 10 बार पढ़ते हो, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप एक किताब को 10 बार पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में पूरी तरह स्थायी हो जाएगी, जबकि वो 10 किताबें पढ़ने वाला उसकी 10 किताबें उसके दिमाग में घूम रही होगी। तो ये आपको समझने की सहायता है। और आप निरंतरता, डेली शाम को 8 बजे क्लास मिलती है तो आप 8 बजे तैयार रहे, डेली का डेली लोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप आज की क्लास को कल लोगे तो वो आपके ऊपर भार इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप उस भार को उतार नहीं पाओगे। और मैं यही सोचता हूँ कि आप डेली क्लास अपडेट कर अब देख रहे होंगे। और इसी के साथ मिलते हैं कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।